जय हिंद गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको डायबिटीज़ मेलिटस के दो इंपॉर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस पढ़ाऊंगा। एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और दूसरा हाइपरओस्मोलर कोमा। अब जो पहले क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, वो तो उसमें तो सिंपल पूछता था कि कुछ स्मॉल ब्रीदिंग इज सीन इन, तो वो तो सभी आंसर कर लेते थे, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। लेकिन अभी जो नॉर्स्टेड एग्जाम का पैटर्न है, उसमें वो प्रॉपरली आपको एक केस बेस्ड सिनेरियो देगा, एबीजी की रिपोर्ट देगा, फिर रैंडम ब्लड शुगर, यूरिन कीटोस्टिक्स की वैल्यूज बोलेगा, और उसके बाद में आपने इंटरप्रिटेशन करना होगा लैब रिपोर्ट को देख के कि क्या ये कीटोएसिडोसिस का केस है या फिर ये हाइपरओस्मोलर कोमा का केस है। तो मैं दोनों सिनेरियोज आने वाली स्लाइड्स में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। एंड एट द आउटसाइड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट में डेथ क्यों हो जाती है। तो डेथ का जो मेन रीज़न है दैट इज़ कि जो कीटोन्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और एसिडिक नेचर की वजह से जो पीएच ऑफ ब्लड है वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। अगर ये पीएच 7.35 से 7.25 हो गया, तो जो बच्चे की मदर है वो एजुकेटेड है, वो आपसे पूछ रही है कि सर 7.35 से 7.25 ही तो हुआ, तो सिर्फ 0.1 का ही तो डिफरेंस है, और आप कह रहे हो कि बच्चे को आईसीयू में ले जाना पड़ेगा, आप कह रहे हो कि जान को खतरा हो गया, तो ऐसी क्या बात हो गई। तो द पॉइंट इज कि जो प्रोटॉन्स हैं जो एक्सेस में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो प्रोटॉन्स एसिडिक नेचर के कारण ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज कर देते हैं। और क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर डैमेज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कि वाटर विल बी एबल टू गो इनटू द ब्रेन, और जब वाटर ब्रेन में जाएगा तो वो न्यूरॉन्स की स्वेलिंग कर देगा। सो जो प्राइमरी आप आंसर करके आएंगे कि भाई क्यों एक पर्सन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की एक्सपायरी हो सकती है, उसका जो सिंगल बेस्ट आंसर आप करोगे दैट वुड बी गिवन बाय यूएस सेरिब्रल एडिमा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई अ चाइल्ड विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कैन डाई। देखो ऑप्शंस में इन्फेक्शन में लिखा होगा, डिहाइड्रेशन में लिखा होगा, आपने जो सिंगल बेस्ट आंसर है उसको सेरेब्रल एडिमा मार्क करना है। दो इस कंडीशन में इन्फेक्शन भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाता है। बहुत बार जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स हैं उनको कोई इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, कोविड या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि ट्रिगर्स हैं जिनकी वजह से कीटोएसिडोसिस की इवेंट स्टार्ट होती है। तो इन्फेक्शन इज वन ऑफ द रीजंस। उसके अलावा क्योंकि हर डायबिटिक पेशेंट में पॉलीयूरिया होगा, तो पॉलीयूरिया की वजह से क्योंकि शरीर से पानी का लॉस होगा, तो इवन डिहाइड्रेशन भी होगा। तो यस गाइस, इन्फेक्शन इज अ कंट्रीब्यूटर, डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। लेकिन जो मेन रीज़न है, जो एक्सपायरी का कंट्रीब्यूटर होता है, जिसकी वजह से हम इसको आईसीयू में शिफ्ट करके अग्रेसिव मैनेजमेंट करेंगे, दैट वुड बी ब्रेन की स्वेलिंग। और आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको इस टाइप की जो रिपोर्ट्स दी होती हैं, उन रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं वो आपको समझाऊंगा। तो एक बारी हम डायबिटीज़ की वैल्यूज़ का भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आप जानते हैं कि जो नॉर्मल HbA1c की वैल्यू होती है वो हमेशा लेस देन 5.6% होती है। जी हाँ, 6.5 तो कट ऑफ ऑफ डायबिटीज़ है, लेकिन आप 6.4 को नॉर्मल नहीं बोलेंगे, आप 6.4 को नॉर्मल नहीं बोलेंगे। प्री डायबिटीज़ हम तब बोलते हैं अगर वैल्यू 5.7 से 6.4% के बीच में है। सो गेट दिस फैक्ट राइट दैट HbA1c इज वन ऑफ द वेरी गुड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। बट इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कब बोलेंगे या प्री डायबिटीज़, अगर वैल्यू 5.7 से 6.4 के बीच में है। फिर आती है एस्पेक्ट फास्टिंग ब्लड शुगर का। तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर की वैल्यू है हम लोगों में, आप में, मुझ में, वो हमेशा 100 से कम होती है। और जो अगर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाए, मतलब 2 घंटे के बाद में जब वैल्यू चेक करी जाएगी, तो आप में और मुझ में वो जो वैल्यू है वो हमेशा 140 से कम मिलती है। अब प्री डायबिटीज़ अब कब बोलेंगे, अगर फास्टिंग ब्लड शुगर की वैल्यू 100 से 125 के बीच में है, और जो 2 आवर वैल्यू है वो 140 से 199 के बीच में। और डायबिटीज़ मेलिटस का बोलेंगे तो वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि अगर किसी पर्सन की जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो मोर देन 126 आ रही है, और 2 घंटे बाद जो हमें 75 ग्राम ग्लूकोज दिया था उसके बाद में वैल्यू चेक करी जाए, अगर वो 200 के ऊपर है, तो दैट वुड बी अ डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मेलिटस। तो बेसिकली मिलीग्राम पर डेसीलीटर में ही सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। मतलब डायबिटीज़ मेलिटस तो इज़ वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया, बिकॉज दुनिया के जो मैक्सिमम डायबिटिक पॉपुलेशन है वो तो इंडिया में ही रहती है। एंड देन लॉट ऑफ पेशेंट्स होंगे वो प्री डायबिटिक रेंज में होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बारी मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो आप बहुत बार देखोगे कि जैसे दिल्ली पुलिस का रिक्रूटमेंट है, आर्मी का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें यंग लड़के, उन्होंने मतलब ग्रुप डिस्कशन, रिटन एग्जाम सब कुछ क्लियर कर लिया होगा, लेकिन मेडिकल में फेल हो रहे होते हैं। नॉट कि वो रनिंग नहीं कर पा रहे, बट उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ी हुई आ रही हैं, क्योंकि डायबिटीज़ इंडियन जीन्स में है। हमारा जेनेटिक मेकअप खराब होने की वजह से इंडियंस में प्री डिस्पोजिशन है कि यूजुअली बाय द एज ऑफ लाइक 40-45 डायबिटीज़ मेलिटस का प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाता है।
तो अब देखते हैं कि डायबिटिक कीटोसिडोसिस के ट्रिगर्स क्या होंगे। तो यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज़ में मिलती है। ऐसा नहीं है कि टाइप 2 में नहीं मिल सकती है, लेकिन कंपैरिजन बेसिस पे देखा जाए तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू दैट इन टाइप 2। यूजुअली जो ट्रिगर्स होंगे वो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चे को या टाइप 2 डायबिटीज़ के एडल्ट पेशेंट को निमोनिया हो गया। वो बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वो वायरल निमोनिया लाइक कोविड-19 निमोनिया हो सकता है, बट देयर वुड बी सम काइंड ऑफ अ इंटरकरेंट इन्फेक्शन या फिर यूरोसेप्सिस। यूरोसेप्सिस से मेरा मतलब जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या जैसे अडल्ट पेशेंट है तो उसे हार्ट अटैक हो गया या फिर स्ट्रोक हो गया। तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस में हमेशा देयर वुड बी सम ट्रिगर प्रेजेंट। और ये ट्रिगर से होता क्या है, देखो ये जितनी भी मेडिकल इलनेसेस होती हैं उनकी वजह से बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है। अब अगर शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी मेरी बॉडी में अगर आपको मुझको निमोनिया हो जाए या कोई भी मेडिकल इलनेस हो, तो क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी में जो शुगर है वो मसल्स के अंदर जाके वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर देगी। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें दिक्कत क्या होती है कि या तो इंसुलिन की कमी होती है तो शुगर मसल के अंदर जाता नहीं है, या फिर इंसुलिन का रिसेप्टर खराब होता है तो उसकी वजह से भी शुगर मसल के अंदर नहीं जाता। तो अगर शुगर मसल के अंदर जाएगा ही नहीं तो मसल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो मसल्स को एनर्जी मिलती है बर्निंग ऑफ फैट से। इस टाइम पे जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, जब मैं लिखता हूँ तो मेरे हाथ के जो मसल्स हैं वो शुगर को यूज़ कर रहे हैं। पर अगर मैं डायबिटिक हूँ, चाहे मैं टाइप 1 हूँ, चाहे मैं टाइप 2 हूँ, तब वो शुगर मेरे मसल्स में एंटर नहीं कर पाएगी। ब्लड में तो होगी, शुगर शुगर एवरीवेयर, लेकिन मसल्स को तो मिलेगी नहीं। तो मसल कह रहा है भाई मुझे एनर्जी तो दो तभी तो काम करूँगा। तो एनर्जी डायबिटिक पेशेंट्स में कहाँ से आती है? तो डायबिटिक पेशेंट्स में एनर्जी आती है फैट्स के बर्निंग से। और जो फैट्स की बर्निंग होती है तो उससे क्या बनता है? कीटोन्स। ये कीटोन्स हाईली एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब जो टोटल 3 कीटोन्स हमें मिलते हैं बॉडी में उनका नाम होता है पहले का बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। ये सबसे ज़्यादा एसिडिक कीटोन बॉडी होती है। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट कीटोन बॉडी का नाम आपको याद करना है वो है एसीटो एसीटेट। और एसीटो एसीटेट के बाद में तीसरी जो होती है उसका नाम होता है एसीटोन। एक्चुअली में जो तीसरी होती है वो सेकंड वाली एसीटो एसीटेट के ब्रेकडाउन से बनती है। तो टोटल मिला के 3 कीटोन बॉडीज हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, एसीटो एसीटेट और एसीटोन। अब एसीटोन की जो खासियत है वो यही है कि एसीटोन इज बेसिकली एक्सक्रीटेड इन द ब्रेथ ऑफ द पेशेंट। तो इस वजह से आप हमेशा नोटिस करोगे कि जितने भी डायबिटिक एसिडोसिस के केस होंगे या फिर एमसीक्यूज होंगे उनमें हमेशा लिखा होता है पेशेंट इज हैविंग फ्रूटी ओडर इन द ब्रेथ। आई रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, टोटल मिला के 3 कीटोन बॉडीज हैं। अगर वो बोलता है कि इन तीनों में से सबसे एसिडिक कीटोन बॉडी कौन सी है तो उसका नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। और इसको जानने की सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल जानकारी मतलब यही है या रेलेवेंस ये है कि क्यों पढ़ना पड़ रहा है भाई आपको, कि बहुत बार आप फिजिशियन को टेस्ट लिखते हुए देखोगे जिस पे लिखा होगा फाइल पे प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैल्यूज। तो जब भी वो लिख रहा है प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैल्यूज तो आपको समझ में आ रहा है कि वो बेसिकली डायबिटिक कीटोसिडोसिस के डायग्नोसिस के लिए टेस्ट लिख रहा है, क्योंकि दिस प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक कीटोसिडोसिस। जैसे मैंने अभी आपको बताया बेस्ट फॉर डायग्नोसिस और डायबिटीज मेलाइटस इज HbA1c। आई रिपीट अगेन, जैसे मैंने बोला बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस और डायबिटीज मेलाइटस इज HbA1c, वैसे ही बोल रहा हूँ बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट। करने को तो हम यूरिनरी डिपस्टिक भी करते हैं, पेशेंट का यूरिन सैंपल लेते हैं उसमें डिपस्टिक डालते हैं, लेकिन डिपस्टिक बहुत बड़ी फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी देती है। तो इसलिए हमने सिर्फ यूरिनरी डिपस्टिक पर रिलाई नहीं करना है, हम ब्लड टेस्ट भी करेंगे। और जो ब्लड टेस्ट किया जाता है वो यूजली पहली वाले का किया जाता है प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैल्यूज का। असीटो एसीटोन को क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि वो टूट के एसीटोन बना लेगा। तो कई बारी असीटो एसीटेट को अगर हम चेक भी करेंगे क्योंकि वो टूट के एसीटोन बनाना शुरू कर देगा, तो हो सकता है कि असीटो एसीटेट की जो वैल्यू हो वो फॉल्सली नॉर्मल आए। मैं फॉल्स नॉर्मल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो टूट गया और एसीटोन बनाना शुरू कर देगा तो असीटो एसीटेट की जो रिपोर्ट है वो फॉल्स नेगेटिव हो सकती है या फॉल्सली नॉर्मल। नेगेटिव मतलब यही कि भाई रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, तो भाई नॉर्मल तो आप में मुझ में भी है। एसीटोन जो है वो एक गैस के फॉर्म में ब्रेथ में एक्सक्रीट हो जाता है, इसलिए मैंने बोला देयर वुड बी अ फ्रूटी ओडर इन द ब्रेथ। और अब इस बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जहाँ पे बॉडी में ज़्यादा फैट का ब्रेकडाउन हो रहा है क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए ड्यू टू दिस इंटरकरेंट इलनेसेस, हमें केस देख लेते हैं। देखो जो एक्सेस कीटोन्स हैं मतलब उनके साथ दिक्कत क्या हो रही है, एक तो वो जो कीटोन्स है एसिडिक हैं तो दे विल बी स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द पेशेंट।
क्योंकि जो कीटोन्स हैं वो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, तो इसलिए पेशेंट तेज़-तेज़ साँस लेता है, तो उसको हम एसिडोटिक हाइपरवेंटिलेशन को कुस्मॉल ब्रीदिंग बोलते हैं। सो अगर वो क्वेश्चन में खुद ही फ्रूटी ओडर इन द ब्रेथ और कुस्मॉल ब्रीदिंग जैसी चीज़ें लिख दे, फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। इट विल बिकम वेरी ईज़ी फॉर यू। उसके अलावा मैंने बताया कि जो कीटोन्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट मदर बोल रही है कि बच्चा जो है बहुत सोता जा रहा है और वो मदर को पहचान भी नहीं रहा है। वो कह रही है कि सर पहले तो सो रहा था, तो मैंने सोचा भई चलो बीमार है बच्चा, सोने देते हैं। पर कहती है सर अब मैं जगा रही हूँ, क्योंकि वो कुछ बच्चे ने कुछ खाया नहीं लेट मी से कल रात से। तो कहती है कि कल शाम को भी इसने कुछ नहीं खाया, आज सुबह भी नहीं जाग रहा ये, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा दूध पिला देती हूँ। तो उसने हॉस्पिटल कैंटीन से या मेस से आपका जो दूध मिला के बच्चे को देने की कोशिश कर रही है। तो कह रही है सर देखो, जब मैं इसको जगा रही हूँ आपके सामने, कंधा ऐसे शिक करके बच्चे को बोल रही है कि सर देखो आँख भी नहीं खुल रहा है, या खोल भी रहा है तो बड़े वियर्ड तरीके से मदर की तरफ देख रहा है, एज़ इफ मदर को पहचानता नहीं है। भई बच्चा जब बीमार होता है तो वो तो मदर के साथ क्लिंग कर जाता है, यहाँ पे वो कहती है सर मुझे पहचान ही नहीं रहा। और मदर में हमेशा सिक्स्थ सेंस होती है, मतलब इफ अ लेडी इज़ सेइंग कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, तो हमने अपना दिमाग नहीं लगाना, भई मदर कह रही है तो इसका मतलब ठीक नहीं होगा। वी शुड ऑलवेज़ डू प्रॉपर टेस्टिंग एंड इवैल्यूएट। तो यहाँ पर मैंने बोला कि देयर इज़ ड्राउज़ीनेस, देयर इज़ ऑल्टर्ड मेंटेशन इन अ सेंस कि द चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज़ द मदर, एंड यू विल ऑल्सो नोटिस दैट देयर वुड बी फ्रूटी ओडर इन द ब्रेथ गिवन, जो आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी कर देगा। अब एक एडिशनल पॉइंट बोल देता हूँ बिफोर आई डिस्क्राइब द केस। कुस्मॉल ब्रीदिंग जो है वो तो एसिडोटिक हाइपरवेंटिलेशन है, बिकॉज द कीटोन्स विल बी स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर। लेकिन एट द सेम टाइम कुस्मॉल साइन जो है वो क्या होता है, तो इट इज़ अ पैराडॉक्सिकल इससे बोल रहे हैं कि नॉर्मल का उल्टा है। कुस्मॉल साइन इज़ अ पैराडॉक्सिकल राइज ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर। देखो नॉर्मली आप और मैं जब लंबी गहरी सांस लेंगे तो हमारा जो जेवीपी का कॉलम है वो फॉल करता है। नॉर्मल आदमी में गहरी लंबी सांस लेने पे चेस्ट में प्रेशर नेगेटिव हो जाएगा, तो नॉर्मल आदमी में गहरी लंबी सांस लेने पे जेवीपी का कॉलम फॉल करता है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए जेवीपी का, आपको राइज मिले, तो उसे हम पैराडॉक्सिकल राइज ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर बोलते हैं। और ये पैराडॉक्सिकल राइज ऑफ जुगुलर वेनस प्रेशर हमें यूजुअली मिलता है कंडीशन में जिसका नाम है कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी आप हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन देखते हैं, जब भी हम हार्ट के आसपास कैल्सिफिकेशन देखते हैं तो डिजीज को बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, जिसमें जेवीपी नॉर्मली तो फॉल करता है, उल्टा राइज मिले तो उसको कुस्मॉल साइन बोला जाता है। सो जस्ट वांटेड टू ब्रिंग योर अटेंशन कि कुस्मॉल ब्रीदिंग तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में है, लेकिन कुस्मॉल साइन जो है वो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की फाइंडिंग है। नाउ लेट्स लुक एट द केस। एक बच्चा है जो कि एडमिटेड है निमोनिया के डायग्नोसिस के साथ में, और तीसरे दिन उसको खूब ज़्यादा उल्टी हो रही है, पेट में दर्द हो रही है सिंस लास्ट नाइट। तो मदर कह रही है कि सर एक तो मतलब रात को जो भी ड्यूटी पे थे नर्सिंग अफसर, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं डॉक्टर से बात करके इंजेक्शन लगा देती हूँ। तो मे बी मेटोक्लोप्रामाइड या पेरिनॉम का जो इंजेक्शन होता है बच्चे को लगाया गया। तो कहते हैं सर फिर भी इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी उल्टियाँ नहीं रुकी, कल रात से उल्टियाँ हो रही हैं इसको, पेट में बच्चा दर्द बता रहा है, और आज वो सुबह कहती सर आँख ही नहीं खोल रहा है, या अगर आँख खोल भी रहा है तो मुझे पहचान नहीं रहा। तो मुझे लगा यार कि निमोनिया का पेशेंट है, और अगर उसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम हो रहा है तो हाइपोक्सिया होगा, निमोनिया बिगड़ गया होगा। भाई निमोनिया अगर बिगड़ जाए तो लंग में डैमेज की वजह से शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगी, जैसे कोविड में था कि भाई अगर कोविड से निमोनिया बिगड़ रहा था तो लोग जो थे वो डिसोरिएंटेशन में जा रहे थे। तो मुझे लगा कि भाई केस निमोनिया का बिगड़ गया है, इसलिए ये बच्चा मदर को भी नहीं पहचान रहा है। तो मैंने बोला कि पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हैं, SpO2 की वैल्यू देखते हैं। तो मल्टीपैरा मॉनिटर पे जब मैंने पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू देखी तो वो 98% आ रही थी। तो मुझे लगा शायद कई बार पल्स ऑक्सीमीटर की वैल्यू रिलायबल नहीं होती है, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद ये वैल्यू ठीक नहीं आ रही है। तो हमने डिसाइड किया कि हम इसका आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए सैंपल ले लेते हैं, एबीजी। एबीजी के लिए सैंपल हम रेडियल आर्टरी से लेते हैं। एबीजी की सैम्पलिंग कैसे करते हैं वो मैंने अलग से जो वीडियोज़ है रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रिकॉर्ड किया हुआ है। और सपोज मदर अगर कॉन्सेंट नहीं भी देती है आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वेनस सैंपल ले लीजिए, तो वीबीजी भी कर सकते हैं, वेनस ब्लड गैस एनालिसिस। अब जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे को एबीजी का परमिशन मिल गया था। तो जो PO2 की वैल्यू आ रही है वो 95 मिलीमीटर मरकरी आ रही है। तो वो मुझे ये बता रहा है कि भाई एज सच कोई बहुत ज़्यादा हाइपोक्सिया तो है नहीं, कि भाई अगर सपोज़ ये PO2 की वैल्यू 50-60 ऐसी आ रही होती तो मैं फिर भी कहता यार हाइपोक्सिया है। यहाँ तो 95 है विच इज़ वेरी वेरी डिसेंट। तो मुझे ये समझ में आया कि यार हाइपोक्सिया की वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चा जो है वो मदर को नहीं पहचान रहा है। फिर मैंने जब PCO2 की वैल्यू देखी तो वो नॉर्मल से कम थी।
नॉर्मल जो PCO2 होता है वो 35 से 45 होता है और यहाँ पे 30 है। तो मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्यों हो रहा होगा? भाई निमोनिया में आदमी तेज-तेज साँस लेगा। कोई भी निमोनिया का पेशेंट है तो उसमें रेस्पिरेटर रेट बढ़ा हुआ होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी आप तेज-तेज साँस लोगे तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट हो जाएगा और वॉश आउट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे CO2 की वैल्यू कम आ रही है 30 मिलीमीटर मरकरी, दैट इज़ बिकॉज़ कि ये तेज साँस ले रहा है। पर जब मैंने बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखी तो बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी ओनली 15 मिलीकूलेंट्स। आप जानते हैं कि नॉर्मली जो बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है वो 22 से 26 के बीच में होती है। सो दैट मीन्स इस पेशेंट को एसिडोसिस तो है। जब मैंने पीएच देखा तो पीएच की रिपोर्ट आ रही थी 7.2। तो अगर आप ये सारा डेटा एनालाइज करते हो तो आपको ये तो क्लियर हो ही गया कि इसको एसिडोसिस है क्योंकि पीएच 7.2 है। अब एसिडोसिस दो ही कारण से होता है, या तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से होता है या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम से होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ तो नॉर्मल से भी कम है, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो हो नहीं सकता। तो एक ही बच गया, कौन सा होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट करके मैंने ये देखा कि इस पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। दो एबीजी को सॉल्व करने के जो अलग अलग तरीके हैं उनको मैंने अलग से न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए हैं, प्रॉपर एबीजी की रिपोर्ट्स डिस्कस कर रखी हैं। तो एक तरीका तो सिर्फ यही होता है कि आपने ये देखना होता है कि ये तीनों चीज़ों की जो वैल्यू है ना वो अगर कम जा रही है, पीएच भी कम है, PCO2 भी कम है और बाइकार्बोनेट भी कम है, अगर ये तीनों तीनों कम हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। पर सपोज अगर मैंने ये वैल्यूज इस तरीके से एरोस के डायरेक्शन से नहीं भी देखी तो लॉजिक लगाना है कि भाई पीएच अगर 7.2 है तो एसिडोसिस तो है। एसिडोसिस के दो कारण होते हैं, या तो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़नी चाहिए, या तो नॉर्मल से कम है तो रेस्पिरेटरी तो हो नहीं सकता। तो एक्सक्लूजन से ये बन गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और फिर मैंने इस बच्चे को कैथेटराइज किया, या मैंने कॉन्डम कैथ लगा दिया, या मदर को ही बोला कि जब भी बच्चा यूरिन करने के लिए बोले तो अगर अगर होश में है तो हम उसका यूरिन सैंपल लेंगे। तो ऐसे केस में मैंने देखा कि जो यूरिन डिप्स्टिक है वो कीटोन्स के लिए 4+ या 3+ की रिपोर्ट दे रही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम कॉन्डम कैथ लगा सकते हैं। और उसके बाद में हमने यूरिन सैंपल कलेक्ट किया और कीटोन्स प्रेजेंट हैं। और जब मैंने रैंडम ब्लड शुगर चेक करी तो रैंडम ब्लड शुगर इसकी आ रही थी 300। Random blood sugar alone can be useful for diagnosis of diabetes. Yes, guys, random blood sugar alone can be used for diagnosis of diabetes with symptoms. और symptoms क्या है इस टाइम पे? पेट दर्द, उल्टी एंड ऑल्टर्ड सेंसोरियम। एट द मोमेंट सिम्टम्स हैं, उसको क्लासिकल सिम्टम डायबिटीज के नहीं, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तो मैंने बोला ही नहीं, लेकिन सिम्टम बाकी तो है ना भाई। उसको वॉमिटिंग हो रही है, उसको पेट में दर्द हो रहा है, उसको वो मदर को नहीं पहचान रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी होता है कि सर ऐसे कैसे हो गया, उसको उल्टी क्यों हो रही है? तो ये जो कीटोन्स हैं इसके ब्लड में, वो जो कीटोन्स होते हैं वो वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। आप जानते हैं वॉमिटिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन हमारे मेडुला में होता है। उस वॉमिटिंग सेंटर का नाम होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। सो बिकॉज इस पेशेंट की बॉडी में कीटोन्स प्रेजेंट हैं, तो कीटोन्स जो हैं वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेंगे। और इस वॉमिटिंग सेंटर के स्टिमुलेशन की वजह से इसको काफ़ी सिवियर वॉमिटिंग एपिसोड्स होते हैं। और ये वॉमिटिंग एपिसोड्स रूटीनली नॉर्मल जो उल्टे की दवाई होती है जैसे पेरिनॉम, मेटोक्लोप्रामाइड, उससे कंट्रोल भी नहीं होता। क्योंकि आपको कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करना है। जो अब ट्रीटमेंट क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे। बट द पॉइंट इज क्यों उसको वॉमिटिंग हो रही है इज प्राइमरली बिकॉज कि जो कीटोन्स हैं वो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग एपिसोड्स कराते हैं। और इतनी बार उल्टी होती है कि बच्चा पेट दर्द भी बता रहा है। और उसके बाद में कीटोन्स की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो मैंने आपको समझाया था कि कीटोन्स की मात्रा जब बढ़ेगी तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करती जाएगी। ब्लड ब्रेन बैरियर के डैमेज की वजह से वाटर विल स्टार्ट गोइंग इनसाइड द न्यूरॉन्स एंड दैट इज़ वाई इस बच्चे को सेरिब्रल एडिमा होता जा रहा है। तभी वो कह रही है कि सोता जा रहा है, कहती है मैंने रात से उसको कुछ खाने के देने की कोशिश करी है। तो भाई मदर का कंसर्न तो ये होता है बच्चा खाना खा ले, वो कह रही है सर खाना नहीं खा रहा। तो पहले मुझे लगा कि यार एंशियस मदर है, भाई मदर तो हमेशा ही बोलते हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा, कमज़ोर हो गया। तो आई थॉट कि अच्छा कोई बात नहीं कि खा लेगा। कह रही सर जाग नहीं रहा। दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यार गड़बड़ है। मतलब मदर कभी बोले ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, वो तो समझ में आता है। पर वो कह रही है कि जी ये तो आंख भी नहीं खोल रहा है, या आंख खोल भी रहा है तो ही इज़ लाइक लुकिंग एट मी एज ए मुझे पहचानता नहीं है। दैट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। एंड जब मैंने इसका ब्लड वर्कअप किया तो ग्रॉसली एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिली। इनफैक्ट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के डायग्नोसिस के लिए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए आपको टोटल 3 चीज़ें डेमोस्ट्रेट करनी होती हैं। वो क्या क्या चीज़ें डेमोस्ट्रेट करनी होती हैं? तो पहला, यहाँ पर एसिडोसिस प्रेजेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली जब नाम ही डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है तो एसिडोसिस होना चाहिए। मतलब जो पीएच ऑफ द ब्लड की रिपोर्ट आनी चाहिए वो 7.35 से कम आनी चाहिए।
सेकंड चीज़ जो यहाँ पे होनी चाहिए वो है रैंडम ब्लड शुगर एलिवेटेड होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम रैंडम ब्लड शुगर मोर देन 250 होती है एंड अलॉन्ग विद दिस सिम्टम्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करनी है, क्योंकि डायबिटिक भी हो गया और एसिडोसिस भी हो गया, तो तीसरी चीज़ सिर्फ क्या डिस्क्राइब करना है, कीटोनीमिया। और इस कीटोनीमिया को डिटरमाइन करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक है कि मैं ब्लड टेस्ट करूँ, प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैल्यू। बहुत बार वो ब्लड टेस्ट की सुविधा हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती नहीं है, तो ज़्यादा आसान है कि यूरिन सैंपल ले लो और यूरिन में जो डिपस्टिक आती है, कीटो स्टिक्स जिसको बोलते हैं, तो कीटो स्टिक से हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैंने बोला कीटोनीमिया के लिए दो तरीके हैं, कॉमनली जो यूज़ करा जाता है हमारे रूटीन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, दैट वुड बी कीटो स्टिक्स। सो दिस इज द यूजुअल प्रेजेंटेशन जहाँ पे निमोनिया की वजह से, यूटीआई की वजह से, इफ इट्स अ चाइल्ड, एडल्ट होगा तो उसे स्ट्रोक हो जाएगा, एमआई हो जाएगा और बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब भी बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो आपकी मेरी बॉडी में तो शुगर अवेलेबल है, क्योंकि इंसुलिन भी प्रेजेंट है, शुगर भी प्रेजेंट है, तो इंसुलिन के रहते शुगर कैन एंटर इन द मसल्स। लेकिन डायबिटिक में तो क्योंकि इंसुलिन की या तो कमी होती है या इंसुलिन असर नहीं कर पाता, तो शुगर के नॉट एंटर इन द मसल्स, तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, फैट्स के बर्निंग से। और फैट्स की बर्निंग जब नॉर्मल से ज़्यादा हो तो कीटोन ज़्यादा बनते हैं एंड फिर पूरी कहानी मैंने आपको बताई कि भाई पेशेंट डिटरिएट कर गया, इसको मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। इसका निमोनिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर चल रहा था, इसके निमोनिया के ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस हुई, हमने कोई ठीक एंटीबायोटिक नहीं दिए, कम डोज में दिए। नो, देर इज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था ना ये डायबिटिक बच्चा है। हम तो इसका निमोनिया का इलाज कर रहे थे, हमें तो लगा यार ये रूटीन जो न्यूमोकोकल निमोनिया होता है या कोविड-19 निमोनिया, उसकी वजह से पेशेंट एडमिट हुआ। लेकिन केस जब बिगड़ रहा है तो घर वालों को लगता है कि यार पता नहीं ठीक से इलाज नहीं कर रहे थे। और जब मैं उनको बताऊंगा भी ना कि आपका बच्चा डायबिटिक है, तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, हमारे तो खानदान में दूर दूर तक डायबिटीज़ नहीं है, आप कहते हो बच्चों को डायबिटीज़ है, हम तो निमोनिया के लिए भर्ती किए थे, अब आप कहते हो उसको डायबिटीज़ हो गई। तो देखो, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री, जो रिलेटिव्स है ना वो बिना वजह आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड दैट इज़ वाई आपका रोल है एज अ नर्सिंग ऑफिसर की भी पेशेंस रखना, उसको बताना कि देखो डायबिटीज़ वलाइटस जो टाइप 1 होती है उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री तो होती नहीं है। फैमिली हिस्ट्री इज वैलिड फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। भाई टाइप 2 में क्या होता है कि अगर फादर को डायबिटिक है तो बेटे में या बेटी में भी हो सकती है, तो वो तो ऑर्डिनरी लोग समझते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि इस बच्चे में प्रेजेंट है, उसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती क्यों है, तो आई थिंक आप लोग मुझे आंसर दे सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग में बेसिक वाला वीडियो पढ़ा है, डायबिटीज़ मेलिटस बेसिक्स वाला, तो आई थिंक यू कैन टेल मी व्हाई डू यू हैव डेवलपमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। और अगर नहीं आपने सुना है तो फिर आपको सीक्वेंस से सुनना चाहिए, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सुना तो अभी तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा। यस गाइस, द कॉज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज इज ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। मतलब इस बच्चे की बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो खुद के ही पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती जा रही हैं एंड दैट इज द रीज़न कि बीटा सेल्स जब कम हो जाएंगे तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इंसुलिनोपीनिया। उस इंसुलिनोपीनिया की वजह से शुगर सेल्स के अंदर जाती नहीं है, तो सेल्स ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि फैट्स के बर्निंग से अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन जब वो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उसके दौरान जो कीटोन्स बनते हैं वो नुकसान करके इस टाइप की प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो आई रिपीट वंस अगेन, मदर और नॉन मेडिको फैमिली मेंबर्स पहले तो आपकी बात पे विश्वास ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, बच्चा डायबिटिक, मतलब डायबिटीज़ बच्चे में कहाँ होती है, एडल्ट में होती है। तो दिस इज़ लाइक व्हाट यू आर गोना फेस, यू नो। और आपने हॉस्पिटल में काम किया तो आपने ऑलरेडी वहाँ पे देखा होगा कि वो रेजिस्टेंस होती है, नहीं जी ये आप गलत बोल रहे हो जी, हम तो कहीं से और से ओपिनियन लेना चाहते हैं। तो भाई ले लो ओपिनियन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि इसको ऑटोइम्यूनिटी की वजह से इसकी बॉडी में खुद एंटीबॉडीज़ बन रही हैं जो कि बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। और ये बीमारी ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी में होगी, अमीर आदमी में होगी, किसी में भी हो सकती है यार। सो इट्स नॉट अबाउट कि नहीं जी हमारा बच्चा तो बड़ा एक्टिव है, वो तो स्कूल में पार्टिसिपेट करता है, रेस में जाता है, और वो तो उसका तो वो तो चिप्स भी नहीं खाता, मैगी नहीं खाता। तो इट्स नॉट रिलेटेड गाइस, ये बेसिकली ड्यू इज डिफेक्टिव जेनेटिक मेकअप जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स हो रही है। सो इट्स नॉट अबाउट कि गरीब है या अमीर है या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, डजेंट मैटर। disease diabetes can affect anybody and that is why I am emphasizing these facts कि आपका रोल यहाँ पर एज अ काउंसलर इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वो रेजिस्टेंस दिखाएंगे जी कैसे डायबिटीज़ है, हम तो नहीं साइन करेंगे जी कि आप आईसीयू में लेके जा रहे हो। जो कह रहे हैं जी निमोनिया इसका बिगड़ गया है तो आप तो निमोनिया का इलाज नहीं करिए। भाई निमोनिया का इलाज तो हमने किया है,
बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स ना, तभी तो वो कंसेंट वगैरह साइन आप करवाते हो। सो आपको खुद को अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो भाई समझा सकते हैं ना उसको कि भाई देखो ये डायबिटिक है, इसका पीएच कम हो गया है तो इसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग हो रही है, इसलिए बच्चा आँख नहीं खोल रहा है। सो फाइनली जो मदर थी उसने बोला ठीक है जी आप जैसे सही कह रहे हो, आप उसने कंसेंट दे दिया, हमने बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट किया है। और अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशनल चॉइस फॉर डायबिटीज मेलाइटस? तो हमारा जो सिंगल बेस्ट आंसर रहेगा वो होगा ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन की वैल्यू दैट इज HbA1c मोर देन 6.5%। अगर वो बोलता है व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस और डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, तो हमारा आंसर है प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट वैल्यूज। मैंने ये पहले भी बोला था बट जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस दिस इंफॉर्मेशन अगेन, और थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। फिर अगर हम इंसुलिन का लेवल चेक करते हैं टाइप 1, रिया मतलब होता है रेडियो इम्यूनो एसे, रिया का मतलब है रेडियो इम्यूनो एसे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में इंसुलिन की हमेशा कमी होती है, इंसुलिन विल ऑलवेज बी लेस, इसलिए हमेशा एमसीक्यू में लिखा होगा इंसुलिनोपीनिया इज अ फीचर ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, क्योंकि बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। एंडोक्रिनोलॉजी का रूल है, एंडोक्राइन सिस्टम का रूल है कि अगर हार्मोन इस्तेमाल नहीं होगा, बंद तो रहा है ना, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इंसुलिन की मात्रा आपको बढ़ी हुई मिलेगी। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट्स में इंसुलिन का जो लेवल है, जब हम रिया टेस्ट करेंगे फास्टिंग खाली पेट रेडियो इम्यूनो एसे फास्टिंग इंसुलिन लेवल, तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ में रिसेप्टर का डिफेक्ट होता है, टाइप 1 में बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब देखते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो वो बोलेगा कि व्हाट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो आपका आंसर होगा कि जी हम इसको भर्ती करके सबसे पहले तो नॉर्मल सलाइन देंगे। नॉर्मल सलाइन देने से क्या होता है कि इस पर्सन में डाइल्यूशन की वजह से कीटोन्स का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। भाई शरीर में आपने पानी डाल दिया तो कीटोन्स का डाइल्यूशन हो जाएगा, उससे वॉमिटिंग सेंटर की जो स्टिमुलेशन हो रही है वो भी कम हो जाएगी, जो पीएच है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो जो सिंगल बेस्ट इंटरवेंशन है जो तुरंत आपने करनी होती है वो है नॉर्मल सलाइन। और साथ में क्योंकि इसको वॉमिटिंग हो रही होती है कल रात से, तो इतनी बार उल्टी हुई होती है कि इनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हाइपोकलीमिया भी प्रेजेंट होता है। इसलिए आप देखोगे कि फिजिशियन साथ में आपको ऑर्डर्स लिख के देगा पोटेशियम क्लोराइड टू बी एडेड टू नॉर्मल सलाइन। अब वो कितना पोटेशियम क्लोराइड देना होता है वो भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स वाले पार्ट में डिस्कस किया हुआ है कि एक वायल में कितना पोटेशियम होता है, 1 ml में कितना होता है, एक 10 ml के वायल में कितना होता है। आई डिस्कस दैट सेपरेटली इन द एंडोक्राइन सेक्शन हाइपोकलीमिया वाले पार्ट में। लेकिन फिलहाल के लिए अपने याद रखना है कि इसको पोटेशियम क्लोराइड क्यों दे रहे हैं। तो पोटेशियम क्लोराइड देने का जो मेन रैशनेल है यहाँ पर, दैट इज टू टेक केयर ऑफ द लॉसेज, टू टेक केयर ऑफ द लॉसेज ड्यू टू वॉमिटिंग। क्योंकि इसको कल रात से वॉमिटिंग चल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेज हमेशा होते ही होते हैं। एंड साथ साथ में हम इस पेशेंट में अब मेन ट्रीटमेंट पे आएंगे। और मेन ट्रीटमेंट जो है इस कंडीशन की दैट वुड बी टू गिव इंसुलिन, क्योंकि जैसे ही आप इंसुलिन का ड्रिप चालू करोगे, जैसे ही आप इंसुलिन का ड्रिप इस केस में चालू करोगे तो शुगर मसल के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। जैसे ही शुगर मसल के अंदर जाएगी, मसल को अपनी एनर्जी मिल गई तो वो कीटोन्स बनाना बंद कर देगा। भाई अर्लियर क्या हो रहा था, शुगर मसल के अंदर जा नहीं रही थी तो फैट्स की बर्निंग से कीटोन बन रहे थे। मसल तो कहता है भाई मुझे एनर्जी दे दो, वो तुम्हारी जिम्मेदारी कैसे दोगे, शुगर से दोगे वरना मैं फैट्स के ब्रेकडाउन से कीटोन बना लूंगा। तो आपने बोला भाई मैं तुझे शुगर दे देता हूँ, तो कहता ठीक है फिर मैं फैट से कीटोन्स को प्रोड्यूस ही नहीं करूंगा, वो ज़्यादा मेहनत वाला काम है, सीधी डायरेक्टली शुगर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम इस पेशेंट में स्ट्रेट अवे एक इंसुलिन ड्रिप चालू करते हैं। इस इंसुलिन ड्रिप में कौन सी प्रकार की इंसुलिन यूज करी जाती है, तो ओनली टाइप ऑफ इंसुलिन दैट कैन बी गिवन इंट्रावेनसली इज रेगुलर इंसुलिन। तो यहाँ पे हम रेगुलर इंसुलिन पेशेंट को देंगे और रेगुलर इंसुलिन को नॉर्मल सलाइन के साथ में हम बनाएंगे और इसको ड्रिप को चालू कर दिया जाएगा। अब द मेन कॉन्सेप्ट इज कि जो पहले होता था यहाँ पर, जब मैं आपके सीनियर्स को पढ़ाता था तो उनको मैं बताता था कि भाई जब भी कोई डायबिटिक कीटोसिडोसिस का बच्चा भर्ती होता है तो पहले हम उसको इंसुलिन बोलस एक शॉट देते हैं, बोलस कैनुला में, फिर ड्रिप चालू करते हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उनमें इंसुलिन बोलस को हटा दिया गया है। दिस इज एन अपडेट गाइस, दिस इज एन अपडेट दैट द अपडेट क्या याद करना है आपको कि इंसुलिन बोलस इज नाउ नॉट रिकमेंडेड। रेड से मेंशन कर रहा हूँ, इंसुलिन बोलस वो बोलता है इज करेंटली नॉट रिकमेंडेड
for management of diabetic ketoacidosis, it is mainly a insulin drip that is the main treatment for these cases. इनफैक्ट कई एमसीक्यूज में तो ऐसा भी होगा कि बच्चे का बीपी प्रेजेंटेशन पे अनरिकॉर्डेबल हो सकता है, क्योंकि इसको कल रात से इतनी उल्टी हुई कि इसका बीपी अनरिकॉर्डेबल आ रहा है। तो अगर बीपी अनरिकॉर्डेबल है तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन का बोलस देंगे, बोलस दे के पहले पल्स वापस लेके आएंगे और फिर बाकी नॉर्मल सलाइन ड्रिप विद केसीएल स्टार्ट कर देंगे। रिपीट दैट अगेन, मैंने बोला सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पेशेंट का बीपी वो बोलता है जी पेरिफेरल पल्सेस, आप जब मॉर्निंग राउंड पे गए तो पेरिफेरल पल्स मिल ही नहीं रही, इतनी बार उल्टी हो गई इसको कि पल्सेस बिल्कुल कमजोर हो गई और बीपी अनरिकॉर्डेबल आ रहा है। तो ऐसे वाले केस में किसी भी पेशेंट में, ये तो यूनिवर्सल सी बात है ना कि भाई किसी भी पेशेंट में अगर बीपी अनरिकॉर्डेबल होता है तो पहले क्या करते हैं, फ्लूइड बोलस देते हैं नॉर्मल सलाइन का। तो उस क्वेश्चन में मतलब अगर वो स्पेशली डायबिटिक कीटोसिडोसिस के क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेबल बीपी दे रहा है, इसका मतलब है कि वो बाकी सारी बातें सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता है ठीक है ये तो आपको पता ही है, इंसुलिन ड्रिप देते हैं, बोलस को बंद कर दिया गया, नॉर्मल सलाइन विद केसीएल देता है। अगर वो जानबूझ के ब्लड प्रेशर अनरिकॉर्डेबल बना दे तो फिर ये सब कुछ जो मैंने ब्लू में लिखा उसकी जरूरत ही नहीं है। भाई स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड सी इंफॉर्मेशन है कि कभी भी किसी केस में अगर अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर की वैल्यू आती है, चाहे वो गन शॉट है, चाहे वो पोर्टल हाइपरटेंशन का मरीज है, चाहे वो पेप्टिक अल्सर डिजीज का मरीज है, चाहे वो वॉमिटिंग कर करके डायबिटिक कीटोसिडोसिस का पेशेंट है, सभी में अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर वाली सिचुएशन में हमारी जो फर्स्ट इंटरवेंशन होती है वो फ्लूइड बोलस विद नॉर्मल सलाइन होती है। तो देयरफॉर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले हम नॉर्मल सलाइन विद केसीएल देंगे, फिर इंसुलिन ड्रिप। और यहाँ पर अब आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइडलाइंस ये हैं कि इंसुलिन ड्रिप चालू करने से पहले आपको सीरम पोटेशियम हमेशा चेक करवाना होता है। तो हम एक सैंपल हमेशा इंसुलिन ड्रिप से पहले पोटेशियम का फिर से स्टैंड करते हैं। होल्ड इंसुलिन, इसको इमरजेंसी में कराना है तुरंत। होल्ड इंसुलिन इफ पोटेशियम इन द ब्लड इज लेस देन 3.3। इस बात का ध्यान रखना है कि जब इंसुलिन दिया जाता है तो पोटेशियम सेल के अंदर भेज देता है ना। आई रिपीट दैट अगेन, ये मैंने अर्लियर पार्ट ऑफ द डिस्कशंस में भी बताया हुआ है कि जब भी हम इंसुलिन देते हैं तो इंसुलिन क्या करता है, इट विल सेंड पोटेशियम इनसाइड द सेल्स। तो इस पेशेंट में तो वैसे ही पोटेशियम की कमी है ना, इस पेशेंट में तो ऑलरेडी पोटेशियम की कमी है, वॉमिटिंग की वजह से लॉसेस हो चुके हैं। तो अगर एडमिशन पे इसका पोटेशियम का वैल्यू 3.3 से कम है तो हम पहले इंसुलिन ड्रिप नहीं देंगे, पहले हम केसीएल से इसका पोटेशियम का वैल्यू बढ़ा के 3.5 से मतलब 3.5 के ऊपर ले जाएंगे। एक बार वैल्यू 3.5 के ऊपर है देन इट इज सेफ टू गिव इंसुलिन ड्रिप। अगर मैंने बिना देखे यहाँ पर ऑर्डर लिख दिया और आपने मेरे ऑर्डर को फॉलो कर दिया, मैंने मान लो पोटेशियम था इसका 3.0 और मैंने देखा ही नहीं रिपोर्ट को, ना आपने मुझे बताया कि सर ये पोटेशियम आ गई है इसकी, मैं भी कैजुअल था, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी, तो मैंने ऑर्डर में लिख दिया कि भाई इंसुलिन ड्रिप आपने चालू कर दी, तो इस पेशेंट का पोटेशियम का वैल्यू और ज़्यादा कम होना शुरू हो जाएगा। आप जानते हैं पोटेशियम ज़्यादा कम हो जाए तो मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। मेन मसल और रेस्पिरेशन डायफ्राम है, डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा, पेशेंट सांस ही नहीं लेगा। सो देयर कैन बी अ पोटेंशियल एक्सपायरी एंड दैट इज वाई कि कोऑर्डिनेशन जरूरी है बिटवीन द फिजिशियन इमरजेंसी वाला और जो नर्सिंग अफसर वहाँ पे प्रेजेंट है कि लैब रिपोर्ट्स प्रॉपरली डिस्प्ले में होनी चाहिए। नॉर्मली तो आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं तो डिस्प्ले में आता रहता है कि भाई उसका पोटेशियम लेटेस्ट वाला कितना है। बट सपोज हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं जहाँ पे लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्योंकि कागज़ पे ही सारी रिपोर्टें चलती हैं तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है फाइलिंग करना कि भाई पोटेशियम ड्रिप, पोटेशियम वैल्यू वाज बिफोर वी स्टार्टेड द इंसुलिन ड्रिप, पोटेशियम वैल्यू जो भी थी 3.6 3.7 वो डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और उसमें ऑब्वियसली फिजिशियन के सिग्नेचर होंगे व्हेन ही इज गोना एडवाइज इंसुलिन ड्रिप इन दिस पर्टिकुलर केस। सो फर्स्ट अगर वो बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आपका आंसर है नॉर्मल सलाइन। अगर बोलता है अनरिकॉर्डेबल बीपी फर्स्ट स्टेप, नॉर्मल सलाइन बोलस। रिपीट वंस अगेन, अगर बोलता है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डायबिटिक कीटोसिडोसिस, नॉर्मल सलाइन। अगर बोलता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस विद अनरिकॉर्डेबल बीपी, देन आई विल से फ्लूइड बोलस। नेक्स्ट आई विल ऐड केसीएल टू द बॉटल ऑफ नॉर्मल सलाइन। जो 1 ml केसीएल होता है, इसको वर्बली बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रोलाइट्स में डिस्कस किया, 1 ml जो केसीएल होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलीक्यूलेंट पोटेशियम क्लोराइड होता है। जो 10 ml वाला वायल आता है उसमें 20 मिलीक्यूलेंट्स हो जाता है। तो 20 या 40 जो भी फिजिशियन डिसाइड करेगा, मतलब 1 एम्प्यूल या 2 एम्प्यूल, दैट इज एडेड टू द बॉटल ऑफ नॉर्मल सलाइन और उसको हम स्लोली देते हैं ताकि ग्रेजुअली पेशेंट की बॉडी में डाइल्यूशन हो जाए, कीटोन्स के लेवल कम होने शुरू हो जाएं और आप देखोगे नॉर्मल सलाइन और केसीएल देने से ही वैसी इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में ऑब्वियसली अगर वो बोलता है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, अगर वर्ड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लिखा हुआ है फिर आंसर है इंसुलिन ड्रिप। अगर बोलता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट तो आंसर है इंसुलिन, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है नॉर्मल सलाइन और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बोलता है देन अवर आंसर वुड बी गिवन एज इंसुलिन ड्रिप। ये मतलब मस्ट नो फैक्ट्स हैं जो कि इस टॉपिक के लिए आपको याद रखने हैं अपार्ट फ्रॉम द मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दैट आई हैव मेंशन्ड हियर। अब अगला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो एक टाइप 2 डायबिटीज़ का 60 year old पर्सन है जिसे चेस्ट पेन हुआ, तो ही इज़ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। हमने ईसीजी करी तो पता चला कि उनको एसटी एलिवेशन एमआई है
और एस्टिलेशन एमआई का जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन, जहाँ पे हम जो ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी होती है जिसमें थ्रोम्बस होता है, उसमें हम बैलून डाल के वो थ्रोम्बस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो परक्यूटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन इसका किया गया। लेकिन प्रोसीजर के दूसरे दिन, जैसे इसको हार्ट अटैक कल हुआ था, कल हमने इसका पीसीआई कर दिया था एडमिशन के बाद, लेकिन आज ये पेशेंट बहुत लेथार्जिक है, सोता जा रहा है। तो उसकी वाइफ थोड़ी वरीड है, उसने बोला कि आपको कि आप देख लीजिए। तो क्योंकि भाई कोई भी डायबिटिक अगर लेथार्जिक हो रहा है तो या तो शुगर बहुत कम हो रही होती है, बहुत हाई हो रही होती है, या वो एसिडोटिक हो रहा होता है। तो हमने इसका एक बेसिक वर्कअप कर लिया। वो वर्कअप में क्या क्या हमने चेक किया, तो पीएच देखा, तो पीएच की जो रिपोर्ट थी वो थी 7.40। नॉर्मल जो पीएच होता है 7.35 से 7.45 होता है, तो पीएच तो इसका नॉर्मल है। जब मैंने पीसीओ2 देखा तो पीसीओ2 था 40 मिलीमीटर मरकरी, मैंने आपको रेंज बताई थी 35 से 45, तो 40 तो नॉर्मल है। जब मैंने बाइकार्बोनेट की रिपोर्ट देखी तो बाइकार्बोनेट था 24 मिलीक्विलेंट, मैंने आपको नॉर्मल बताया था 22 से 26। तो मैं सोच रहा हूँ यार सारी रिपोर्टें तो उसने एग्जाम में नॉर्मल दे रखी हैं, तो दिक्कत क्या है, ये एसिडोसिस तो है नहीं, क्योंकि पीएच भी नॉर्मल है, पीसीओ2 भी नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल है। मुझे लगा कि कहीं हाइपॉक्सिया ना हो, क्योंकि भाई हार्ट में डैमेज है तो उसकी वजह से पल्मरी एडीमा हो जाता है, हार्ट डैमेज से, हार्ट फेलियर से पल्मरी एडीमा हो सकता है। तो मैंने जब इसका पीओ2 देखा तो पीओ2 था 98 मिलीमीटर मरकरी, तो वो भी एक डिसेंट वैल्यू है। उसके बाद मैंने जब यूरिन डिप्स्टिक फॉर कीटोन्स चेक किया तो नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने देखा यार सारी रिपोर्टें नॉर्मल नॉर्मल ही तो हैं। पीएच इज नॉर्मल, पीसीओ2 इज नॉर्मल, पीओ2, भाई सारी रिपोर्टें तो नॉर्मल हैं, कीटोन्स भी नेगेटिव है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन शुगर की वैल्यू इज अल्ट्रा हाई, देखो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आई मीन अगर आपके और मेरी बॉडी में ये, लेट मी से, ये ब्रेन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, और शुगर की मात्रा 600 हो जाए, तो अगर बॉडी में शुगर बहुत ज़्यादा होगी तो शुगर तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में जा सकती है। भाई शुगर कैन इजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये शुगर ब्रेन में जाती रहेगी, मात्रा ज़्यादा इसलिए और ज़्यादा जाएगी डिफ्यूजन की वजह से। और जब शुगर जाएगी तो उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा। आप सब ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है 12th क्लास में, कि जब भी शुगर जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन में वाटर भी मूव करता है। और जब ब्रेन में वाटर जाएगा तो न्यूरॉन्स की स्वेलिंग हो जाएगी, और न्यूरॉन्स की स्वेलिंग हो जाएगी तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल एडीमा, जो कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों ये पेशेंट ड्राउजी हो गया था, क्यों ये पेशेंट लेथार्जिक हो गया था, और इसके अपने घर वालों को नहीं पहचान रहा था। आपने ये सीखा कि शुगर बहुत कम हो जाए वो तो खतरे वाली बात है ही है, लेकिन शुगर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी खतरे वाली बात होती है, क्योंकि शुगर ब्रेन में जाएगी ज़्यादा मात्रा में, उसके पीछे पीछे पानी भी जाएगा, तो सेरेब्रल एडीमा हो जाता है। इस प्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर। हाइपर वर्ड इसलिए क्योंकि ज़्यादा शुगर है, और कोमा क्योंकि पेशेंट को सेरेब्रल एडीमा हो गया। मैं पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, जो डिस्कशन हमने किया उसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर, क्योंकि हाइपर ऑस्मोलर इसलिए क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा है, और कोमा इस वजह से क्योंकि उसको सेरेब्रल एडीमा का कंपोनेंट प्रेजेंट है। सो हाइपर ऑस्मोलर कोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और इसमें जो रिपोर्ट आपको दे रखी होगी उस रिपोर्ट में हमेशा शुगर की वैल्यू ग्रॉसली एलिवेटेड होगी, बाकी सारी वैल्यूज नॉर्मल होनी है। लेकिन जो इससे पहले मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई थी उसमें आपने नोटिस किया कि एसिडोसिस प्रेजेंट था, साथ में कीटोन्स भी थे, साथ में शुगर भी बढ़ी हुई थी, तो नाम हो गया डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक क्योंकि शुगर की वैल्यू जो थी रैंडम की 200 से ज़्यादा थी, पेशेंट सिम्टोमेटिक था। कीटो क्योंकि कीटोनीमिया प्रेजेंट था, कीटो के जो कीटोस्टिक्स थी वो पॉजिटिव आ रही है, 4+ फॉर कीटोन्स। एंड देन एसिडोसिस क्योंकि पीएच की वैल्यू 7.35 से कम आ रही है। तो अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस यहाँ पर बोल देंगे। और अगर सारी रिपोर्टें नॉर्मल आती हैं तो ऐसे केस में अगर शुगर की वैल्यू अल्ट्रा हाई है, मतलब 600, 700, 800 जैसी वैल्यू दे रखी है, तो हमारा टेक्निकल वर्ड हो जाएगा हाइपर ऑस्मोलर कोमा। हाइपर ऑस्मोलर कोमा यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है, और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस यूजुअली टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन होता है। पर इस इंप्रेशन में मत रहना कि हाइपर ऑस्मोलर कोमा टाइप 1 में नहीं हो सकता, और इस इंप्रेशन में नहीं रहना कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस टाइप 2 में नहीं हो सकती। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो ओल्ड मैन में नहीं हो सकती, मतलब टाइप 2 में नहीं हो सकती। आई विल रिपीट द फैक्ट वंस अगेन. Diabetic ketoacidosis can be seen in both children and adults. That's the final message. More common in children, but can be seen in both children and adults. Similarly, hyperosmolar coma can also be seen in both 2 and 1, but is more common with respect to type 2. That's the final message. And therefore, जब भी वो स्टेप की रिपोर्ट्स देता है, देखो अगर वो क्वेश्चन में सीधा ही कुछ स्मॉल साइन, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग में कंफ्यूज करना चाहे तो वो कर ही सकता है, क्योंकि कुछ स्मॉल साइन जो होता है वो तो कॉन्स्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का फीचर है, लेकिन कुछ स्मॉल ब्रीदिंग जो है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के साथ मिलती है। तो अगर वो क्वेश्चन आसान करना चाहेगा तो वो फ्रूटी ओडर इन द ब्रेथ और कुछ स्मॉल ब्रीदिंग देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करंट नॉर्सेट पैटर्न है उसमें ये यूजुअल चीज़ें नहीं लिखी होती हैं। अगर नहीं भी लिखी ना, फिर भी रिपोर्ट के बेसिस पे आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज आप यहाँ पे नोटिस करो कि इस रिपोर्ट में पर से
पीएच कम है, PCO2 कम है, बाइकार्बोनेट कम है, तीनों एरोज नीचे जा रहे हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो हो ही गया। साथ में शुगर इसकी बढ़ी हुई है और कीटोन्स भी बढ़े हुए हैं, तो अगर आप सारी चीज़ें जोड़ते हो, एसिडोसिस भी है, शुगर भी बढ़ी है कीटोन्स में, तो डायबिटिक कीटोसिडोसिस हो गया। लेकिन अगर रिपोर्ट में पीएच, PCO2, बाइकार्बोनेट सारे नॉर्मल हैं, कीटोन्स नेगेटिव या 1+ आ सकता है, कैन बी रेयरली प्रेजेंट, बट द पॉइंट इसकी बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है और शुगर 600, 700, 800 जैसे दे रखी है, तो हम बोलेंगे हाइपर ऑस्मोलर कोमा। दोनों ही कंडीशंस में देर इज सेरेब्रल एडिमा। डायबिटिक कीटोसिडोसिस में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में स्वेलिंग होती है। लेकिन हाइपर ऑस्मोलर कोमा में ब्लड ब्रेन बैरियर में डैमेज नहीं था, यहाँ पर तो ऑस्मोटिक शिफ्ट था। ऑस्मोटिक शिफ्ट से मेरा मतलब, क्योंकि शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ी थी तो वो ब्रेन में भी चला गया, और जब शुगर ब्रेन में गया तो उसके पीछे पीछे वाटर भी गया, जिसकी वजह से दोनों ही कंडीशंस में अल्टीमेटली सेरेब्रल एडिमा का फीचर तो आना ही आना है। देयरफॉर फाइनल समरी इस तरीके से है कि जब भी आप किसी अपने नर्सिंग वाले एमसीक्यूज में पढ़ते हो कि पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, घर वालों को नहीं पहचान रहे, और घर वाले कह भी रहे हैं कि ये सोता जा रहे थे तो हमें पहले लगा कि भाई हो सकता है मोबाइल ज़्यादा देखा हो सारी रात, तो भाई सुबह सुबह आदमी देर से उठता है, लेकिन उसके बाद में अभी दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ये जाग ही नहीं रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि शुगर ज़्यादा ड्रॉप कर गई, इंसुलिन ले लिया था या दवाई खा ली थी, खाना नहीं खाया तो शुगर ड्रॉप कर गई होगी। इसलिए अगर वो बोलता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ग्लूकोमीटर यूज़ करके कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज चेक कर लेंगे, और अगर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज की जो वैल्यू है, सपोज वो 40 आ रही है, 50 आ रही है, अगर ब्लड शुगर बहुत कम आ रही है, इसका मतलब तो सीधा डायग्नोसिस हो ही गया ना कि उसे हाइपोग्लाइसीमिया है, इसलिए वो ड्राउजी हो गया। लेकिन सपोज कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो आती है 400, तो इसका मतलब फिर हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं है। फिर आपने आगे क्या टेस्ट करवाना है, तो आपने यहाँ पे पीएच चेक करना है, आपने PCO2 देखना है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू देखनी है। अगर ये वैल्यूज़ तीनों कम आती हैं, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन डायबिटिक कीटोसिडोसिस की फेवर में जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ नॉर्मल आती हैं, लेकिन शुगर की वैल्यू जो है वो यूजुअली 600, 700, 800 दी होगी, तब आप हाइपरऑस्मोलर कोमा के बारे में सोचोगे। सो आई विल रिपीट द फैक्ट वंस अगेन, एनी अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव डायबिटिक, फर्स्ट टेस्ट टू बी डन कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज। If capillary blood glucose is low, that means the diagnosis of the patient is hypoglycemia, और ऐसे केस में क्योंकि ये पेशेंट ड्राउजी है तो हम इसको IV लाइन लगा के इसको 25 से 50% डेक्सट्रोज दे देंगे, और 25 से 50% डेक्सट्रोज से शुगर की वैल्यू स्टेबलाइज हो जाएगी। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम नोटिस कर रहे हैं कि इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो रहा है, क्योंकि एसिडोसिस का कंपोनेंट है, कीटोन्स यूरिन में डिपस्टिक से आ रहे हैं, या प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट की वैल्यूज़ बढ़े हुए हैं, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग लिखा है, या फिर लिखा हुआ है कि देयर इज फ्रूटी ऑर्डर इन द ब्रेथ, तो सब कीटोसिडोसिस के फेवर में जा रहे हैं। और अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं, बट एट द सेम टाइम जो शुगर की वैल्यू है वो यूजुअली, जो हाइपरऑस्मोलर कोमा को होने के लिए ना, शुगर की वैल्यू यूजुअली 600 को जंप कर जाती है, मतलब आउटरेजसली हाई वैल्यूज़ होंगी, दैट इज़ व्हेन यू विल टेक इनटू कंसिडरेशन हाइपरऑस्मोलर कोमा। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 और 3 है, ये तो ऑलरेडी मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस कि भाई ज़रूरी नहीं है ना कि MCQ में कीटोसिडोसिस है हाइपरऑस्मोलर कोमा पूछे। कई बार सिंपल सवाल होगा हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि अगर शुगर कम हो जाती है, शुगर 30s में जाती है, 20s में जाती है, तो इसको इवन दौरे पड़ सकते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक सीजर्स, जिसके लिए भी हम 25 से 50% डेक्सट्रोज देंगे। तो कंसेप्ट ये है कि हम वेट नहीं करेंगे कि उसे हाइपोग्लाइसेमिक सीजर आ जाए। अगर वैल्यू 40 है तो आई नॉट वेट कि उसको हाइपोग्लाइसेमिक सीजर हो जाए, हम पहले से ही 25 से 50% डेक्सट्रोज इंट्रावेनसली देके शुगर वैल्यू को रेज करा लेंगे, ताकि वी आर इन द सेफ लिमिट। सो दीज आर 3 रीजन्स फॉर अनकॉन्शियस अनरिस्पॉन्सिव डायबिटिक। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट आई कैन से इज गाइस, जो भी हम आज करते हैं उसी के बेसिस पे आगे का फ्यूचर डिसाइड होता है। सो यू आर डूइंग द राइट थिंग बाय लिसनिंग टू ऑल दीज टेक्निकल एस्पेक्ट्स। और ये जो मैंने खासकर टेबल यहाँ पर बना के दिखाया, इसको एक बार आप लिख के खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ताकि है तो बड़ा सिंपल सा है ना, नॉर्मल है, शुगर वैल्यूज बढ़ी हुई हैं या फिर कीटोन्स हैं, एसिडोसिस है, बट स्टिल इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आप फास्ट एनालिसिस करके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओ। सो कीप लर्निंग गाइस, एंड यू विल बिकम मोर वाइजर। एंड जब आदमी को समझ ज़्यादा होती है हर चीज़ की, तो फिर काम करने में भी मज़ा आता है। एंड यू कीप ऑन, यू नो, बिकॉज मेडिकल फील्ड इज एक्साइटिंग फील्ड, नो, यू वांट टू नो कि भाई क्यों बीमार है, तभी तो उसका बेटर केयर हम कर सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन why we are listening to all this. Thank you.